जो स्माइल आती है पेरेंट्स के चेहरे पे एक बार सिलेक्शन के बाद, वो करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता है। मेरे दिमाग से जब ये फियर ऑफ फेलियर गया, फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, उसको मैंने स्विच करके ऐसे देखना शुरू किया कि एग्जाम में जब सक्सेस होगा तो मेरा क्या होगा। एक होता है डिज़ायर फॉर सक्सेस, जुनून जो होता है ना, वहाँ पे जो लास्ट 1.5-2 साल में जो जुनून आया सक्सेस के लिए, तो आई थिंक वो वर्क किया, वो मेरे फेवर में। इस एग्जाम में इंटेलिजेंस से ज़्यादा पेशेंस अगर है आपके अंदर, तो शायद इंटेलिजेंस भी फेल हो जाती है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो कोई और आपकी सीट लेके चला जाएगा। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें। दूसरा, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तीसरा जो है कि पढ़ाई जो शुरू करें प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर करें। जितना आप रगड़ सकते हैं खुद को रगड़े, ये मौका मिला है तो कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि गिल्ट जब एक आता है इंसान के मन में कि थोड़ा और कर लेते, तो उससे ज़्यादा पेनफुल लाइफ में कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मेरे साथ हैं अपेक्षा मैम, जिन्होंने इस बार 67th बीपीएससी में 7th रैंक हासिल की है और नाउ शी इज़ गोइंग टू बी अ डिप्टी कलेक्टर, यानी कलेक्टर बिटिया। और ये कामयाबी इतनी आसान नहीं होती है मिलनी, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है और मैम के साथ भी स्ट्रगल रहा है। आज मैम के साथ मैं डिस्कस करूँगा कि ये जो जर्नी रही है सिविल सर्विसेज की कैसी रही है, इन्होंने किस तरह तैयारी की, स्ट्रेटजी क्या थी, कौन कौन सी बुक लिस्ट इन्होंने यूज़ की अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी अच्छी कामयाबी हासिल करना, कुछ तो अलग किया होगा क्या? मतलब अगर हम बुक लिस्ट की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, उसको किस तरह से आपने सेलेक्ट किया, किस तरह से आपने उसको फ़िल्टर किया? क्योंकि यू शुड बी वेरी स्मार्ट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर बीपीएससी। सब पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत बेसिक्स गलतियाँ करती थी। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे चली जाती थी, रिवीजन प्रॉपर नहीं होता था, मल्टीपल रिवीजन जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाती थी। फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं उतना एनालाइज करती थी। और तीसरा सर जो रूटीन मेरा होता था, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन के पीछे भागती थी, तो वो सब चीज़ें मैंने थोड़े लाइट किया और कुछ चीज़ों को मैंने थोड़ा फोकस ज़्यादा रखा। कहते हैं ना, एवरीथिंग अंडर द सन मस्ट बी रेड इन दिस एग्जामिनेशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताता है कि कैसे तैयारी करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। हालांकि क्योंकि अब बीपीएससी भी इवॉल्व कर रहा है, तो थोड़ा सा उस चेंज पैटर्न को भी समझना होगा। जब मैं दे रही थी 67 बीपीएससी, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था और आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी फेवर में रहा। मैं कोई भी एस्पिरेंट जो भी बिहार की तैयारी करने वाले हैं, उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार पूरी तरीके से कर लें। मतलब अगर बिहार की हिस्ट्री पढ़नी है, बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है, बिहार की पॉलिटी पढ़नी है, बिहार की इकोनॉमी पढ़नी है, या बिहार का कोई और डायमेंशन इन्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ों का एक बार रीडिंग मार के एक अपना पर्सनल नोट बना लें किसी किताब से। एक मतलब कोई भी एरिया जो भी जहाँ बिहार से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको फॉलो कर ले। बिहार की जो वेबसाइट होती है वो खुद उन्होंने बहुत सारे सेक्शंस में बांट रखा है बिहार गवर्नमेंट ने। उन वेबसाइट्स में जाकर एक बार चेक कर ले कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने वेबसाइट्स में डाल रखा है। ये सब चीज़ें एक बार वो फिनिश कर ले और उसके बाद वो उस सेक्शन को दोबारा बस रिवाइज करें। मतलब कोई बार बार नया सोर्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम मेहनत कर ले, और चाहे वो हो सकता है पहले अटैम्प्ट में उनको सक्सेस ना मिले, दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में जब भी वो दे तो बस उसमें ऐड ऑन करें कुछ नया। उसको कोई नई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बिहार स्पेसिफिक सेक्शन को मैंने ऐसे टैकल किया। पॉलिटी, इकोनॉमी और कह सकते हैं हिस्ट्री, ये सब जो होती है, मैंने उसका पहले वेटेज देखा कि कितना आ रहा था उस टाइम पे। 67 बीपीएससी के पहले जो 67, 66, 65 हुई थी बीपीएससी, ये पहले जो 10 साल का जो पैटर्न था, मुझे ये दिखा कि हिस्ट्री एक बहुत मेजर चंक है बिहार के एग्ज़ाम में। तो मैंने हिस्ट्री के लिए जो घटना चक्र की एक किताब होती है उसको बहुत रिग्रेसली मतलब किया था काफ़ी बार। मतलब आई थिंक 4-5 टाइम्स या 3-4 टाइम्स, मतलब मुझे आई रिमेंबर कि मैंने बेसिक रिवीजन उसका मैंने किया था। उसके अलावा एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने लूसेंट की 30 पेज की आगे की जो बुक होती है उसको किया था। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। मतलब तो एमसीक्यूज़ मैंने हिस्ट्री के लिए सिर्फ घटना चक्र से ही प्रैक्टिस किए थे। आप एक बार बेसिक्स कर लो और फिर आप प्रैक्टिस करो। तो जो प्रैक्टिस था मेरा वो घटना चक्र से था, तो वो मैंने 2-3 बार उसको कर रखा था। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए बेसिक एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए बेसिक लक्ष्मीकांत, एंड साइंस एंड टेक का जो एक सेक्शन है उसमें भी लूसेंट की 30-40 पेज का बेसिक आप देखोगे कि मैंने उसको मतलब फाड़ के ही अलग से कर दिया था। कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो थी वो उस वक्त कर लिया था। एनसीईआरटीज़ बेसिक कर लिए थे 6 से 10 तक की, और जो उसकी घटना चक्र थी उसे प्रैक्टिस कर लिया था क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि मैंने, क्योंकि 69th बीपीएससी भी क्लियर किया है, तो उसमें ये पता चला था कि मैंने देखा पैटर्न थोड़ा अब
ऐसा है कि डीप नॉलेज को ज़्यादा फोकस कर रहा है। इवन बीपीएससी भी अब UPSC की तरह वो change इवॉल्व कर रहा कर रही है, तो कोई भी सब्जेक्ट की अब थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मांगती है। पहले क्या होता था कि आप जितना हो सके उतना एक्सपेंस कवर करते थे, बट अब थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ के आंसर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। और ऐसे मैंने 3 मेजर सेक्शन कवर कर लिए थे और बचे और कोई इकोनॉमी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह जो है वो मैंने बेसिक जो यूट्यूब्स पे जो आते थे वीडियोस बिहार के, उससे कवर कर लिया था। मैम आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी या फिर कैसे कोई गाइड करने वाला था, मेंटोर था? हाँ। कैसे ये सब सारी चीज़ें कैसे की आपने? 2018 में जब मैं आई थी तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में अपना 1 साल का कोर्स किया था, और जो मैंने बीपीएससी का अटेम्प्ट दिया उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, ये पूरा सेल्फ स्टडी था। हाँ, क्योंकि एक बार क्लासेस कर रखी थी तो दोबारा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड क्योंकि बिहार का पैटर्न भी थोड़ा अलग था तो मैंने उसको खुद से ही डील किया था। पहला नोट जो है वो बेसिक आप पूरा बनाओ पैराग्राफ के साथ। दूसरा, जब सेकेंड रिविज़न करो तो उसको थोड़ा छोटा कर दो, थर्ड रिविज़न तक उसको और छोटा कर दो, और एक पॉइंट ऑफ स्टेज पर लेके जाओ खुद को कि आपके पास एग्ज़ाम के पहले बस 4, 5, 10 पन्ने में आपका पूरा नोट्स कवर अप हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये मैं मेंस के लिए बोलूँगी। मेंस के लिए भी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जैसा जानते हो कि मैंने पहले ही बताया कि वही आपको डायरेक्शन देता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा एटलीस्ट करके जाओ, बिकॉज अगर कोई करके गया तो वो एडवांटेज ले लेगा इस चीज़ का। एग्जामिनेशन हॉल में मेंस जब अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो फोकस करो कि जितना हो सके उतना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करो। जो पूछा गया है बस उसी को आंसर करो, उसके अलावा कोई भी डाइवर्जन ना रखो। तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो उसी वक्त आप पॉइंटर्स बना लो कि ये एरियाज मुझे कवर करनी है अपने 5 पेजेस में, और उस 5 पेजेस को बांट लो कि इस 5 पेजेस में मुझे ऐसे इस चीज़ को कवर करनी है। और आप अगर मान लीजिए 4, 4.5 पेज में हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आधा पेज छूट गया तो, बट पेज फिल करने के चक्कर में कुछ अननेसेसरी कंटेंट ना ही डाले तो बेटर है, क्योंकि वो जो चेक कर रहे हैं दे नो कि हम कहाँ पे ब्लफ करते हैं। 5 पेज लिखना है तो आपके अंदर ये फियर रहता है कि 5 पन्ने भरेंगे नहीं, तो आप प्राइम नोट्स अपना 5 पेजेस का रख लो। बट जब आप रिवाइज़ करो, क्योंकि आप रिवीजन आप 5 पेज का नहीं कर पाओगे एग्जाम के पहले, तो उसको छोटा करते करते बहुत छोटे पे पहुंचा दो रिवीजन के टाइम, ताकि वो इजीली रिवाइज हो जाए। एक पैराग्राफ को एक वर्ड से याद करने की कोशिश करो कि इस एक वर्ड से मुझे पूरा पैराग्राफ याद हो जा रहा है कि क्या लिखना है। हाउ यू वर एक्सपेक्टिंग अबाउट रिजल्ट एंड ऑल दैट? सर मेरा मेंस पर्टिकुलरली अच्छा गया था, क्योंकि मेंस पे कॉन्फिडेंट थी मैं कि एग्ज़ाम पेपर अच्छा गया है। इंटरव्यू का स्कोर भी मतलब ठीक था, मतलब इंटरव्यू भी ठीक गया था, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि अंडर 100 तो रैंक आएगी। बट मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मेरी कॉपीज़ देखकर कि तुम्हारी अंडर 10 रैंक जा सकती है, कॉपीज़ तुम्हारी अच्छी है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारी अंडर 10 जाएगी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बस एसडीएम की एक सीट मिल जाए एंड देन। मैम आप डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही हैं, जब ये रिज़ल्ट आया तो घर में पता चला होगा लोगों को, तो घर में कौन कौन हैं आपके, और जब ये न्यूज़ खबर मिली तो कैसा एक्सप्रेशन था लोगों का? सो ऑब्वियसली मैं 5 साल से लगभग इस जर्नी में हूँ, एंड लिस्ट में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी थी कि अब तो बस लिस्ट में ही नाम चाहिए। तो जब लिस्ट में नाम आया था आई वॉज लिटरली डांसिंग, बट मैंने जब घर वालों को बताया तो वो दे वर क्राइंग कि फाइनली हो गया, एंड काफ़ी रिलीफ मिलता है। आई थिंक जो भी बच्चे को लगता है कि मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए इस जर्नी में, तो मोटिवेशन मुझे लगता है कि सिर्फ यही होना चाहिए कि जो स्माइल आती है पेरेंट्स के चेहरे पे एक बार सिलेक्शन के बाद, वो करोड़ों में भी नहीं ख़रीदा जा सकता है। एंड वही एक मोटिवेशन किसी की भी लाइफ में, किसी भी एस्पिरेंट को कभी ऐसा डीमोटिवेटेड फील हो तो वो मोमेंट को बस वो इमेजिन कर सकते हैं कि जब रिजल्ट बताएंगे तो उनको कैसा लगेगा, और वो जब वो इमेजिन करेंगे उनको खुद ही एनर्जी, ऊर्जा मिल जाएगी कि वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो फियर ऑफ फेलियर था, क्योंकि फेल होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। क्राउड इतना ज़्यादा था कि मुझे लगता था कि कंपटीशन में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, बाकी लोग मुझसे बेटर हैं, और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता था फेल होने पर। तो आई थिंक मेंटली बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेनिंग है, ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि आप मतलब फिजिकली तो है ही, जब आप मेंस लिखते हो तो अपनी पूरी मतलब बॉडी आपकी एक करने लगती है एक टाइम के बाद, तो फिजिकली तो ये प्रोसेस है ही, थोड़ा सा स्ट्रेनिंग, काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है। बट आई थिंक मेंटल प्रेशर सबसे बड़ा चैलेंज है अभी के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसका क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सीटें बहुत कम आती है, तो एक फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा वो घर मतलब दिमाग में घर करता है। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे दिमाग से जब ये फियर ऑफ फेलियर गया, और वो अंदर से वो कहते हैं ना कि एक सक्सेस के लिए जुनून, जो डिज़ायर ऑफ सक्सेस होता है, उसको जब मैंने उसमें कन्वर्ट किया कि अब मैं, मेरा थॉट प्रोसेस अब चेंज हुआ कि फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, उसको मैंने स्विच करके ऐसे देखना शुरू किया कि एग्ज़ाम में जब सक्सेस होगा तो मेरा क्या होगा।
मेरा ऐसा मानना है इस एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस से ज़्यादा पेशेंस अगर है आपके अंदर, बहुत बढ़िया। परसीवरेंस है कि आप अगर 3-4 बार फेल हो गए हैं उसके बाद भी आपके अंदर ये है कि आप शिवर नहीं कर रहे हैं, आप काँप नहीं रहे हैं, काँप भी रहे हैं तो हिम्मत दिखा रहे हैं कि अगली बार फिर लड़ेंगे, ये सब चीज़ें हैं तो शायद इंटेलिजेंस भी फेल हो जाती है। आप बस हार्डवर्क करें। और ये ऐसा एग्ज़ाम है जो लेवल प्ले कर देता है, आपके 10th में क्या स्कोर है, 12th में क्या स्कोर है, आपका अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कितना अपना दे सकते हो, कितने देर तक सब्र रख सकते हो, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम एक तो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, प्लस फेलियर्स अगर मिल जाए तो फिर दोबारा जब प्रोसेस हो 3-4 साल लग जाते हैं, हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस ना मिले। तो अगर पेशेंस है तो आई थिंक ये एग्ज़ाम सबके लिए बराबर है। एक होता है डिज़ायर फॉर सक्सेस, जुनून जो होता है ना, वहाँ पे जो लास्ट 1.5-2 साल में जो जुनून आया सक्सेस के लिए कि नहीं अब तो बस सफलता के पीछे ही भागना है, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या पढ़ रहा है, कौन कैसा है, कंपटीशन कहाँ है, बस तुम्हें अपने बारे में देखना है, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है। ये सब चीज़ें जब कन्वर्ट किया अपने थॉट्स को तो आई थिंक वो वर्क किया वो मेरे फेवर में। और यही रीज़न रहा कि वो सक्सेस। आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट अगर अभी डर रहा है किसी कमरे में बैठ के कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बाकी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सिर्फ खुद पे फोकस करें। कंपटीशन रियल में है नहीं, जो है आपके मन में है। आप बस खुद पे फोकस करें, एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करें और वहाँ से खुद के बेसिक इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें और मेहनत करें जितना हो सके उतना। एक कमरे में बैठ के जितना आप रगड़ सकते हैं खुद को रगड़े। ये मौका मिला है तो कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि गिल्ट जब एक आता है इंसान के मन में कि थोड़ा और कर लेते तो उससे ज़्यादा पेनफुल लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर बस फोकस करें, अपने इम्प्रूवमेंट्स पे बस ध्यान दें। बिल्कुल, मतलब मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है और ये मोर अनलेस सभी एस्पिरेंट में रहता है। वो डर की भावना जो होती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और जिस दिन आपने उस डर को, वो तो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, और वो आपको यहाँ दिख रहा है। मैम ने वो चीज़ें बाहर निकाली और पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरे दिल से दुआ आपके लिए कि आप और भी तरक्की करो, है ना, दिन दूनी रात चौगनी जो बोलते हैं, और जो भी जिम्मेदारी आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी उसको बाखूबी आप निभाएंगी। अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सर।